अमेरिका के संविधान के अंतर्गत अमेरिकी संघीय न्यायपालिका पर हम कुछ भागों के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। और पिछली बार हमारी जो चर्चा रही वो न्यायिक पुनरावलोकन पर रही। न्यायिक पुनरावलोकन में एक दो चीज़ें और हम चर्चा करेंगे इसकी आलोचना के संदर्भ में, यानी इसकी आलोचना भी हुई है और न्यायिक पुनरावलोकन का पक्ष भी लिया गया। तो एक बहुत ही सामान्य और एक संक्षिप्त चर्चा हमारी रहेगी। अब्राहम लिंकन, जैक्सन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट आदि राष्ट्रपतियों ने और ब्रोगन, लुइस बोंदा, एडम ब्रुक्स, लास्की जैसे विचारकों ने कई आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की बात, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है उसकी कटु आलोचना की है। और कुछ आलोचना के तर्क हैं, जैसे ये कहा गया है, पहली बात, न्यायिक पुनरावलोकन असंवैधानिक है। यानी जो अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है उसको असंवैधानिक बताया गया है। कैसे? एक तो ये कि संविधान ने स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी ही नहीं, अपितु सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं अपनी व्याख्या द्वारा, यानी खुद ने ही व्याख्या करके इसे प्राप्त किया है। तो इसलिए आलोचक कहते हैं कि यह असंवैधानिक है। और इसी में दूसरी बात, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संविधान के मूल आधार शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति द्वारा स्वयं को कांग्रेस व कार्यपालिका से ऊंचा स्थान दे दिया है और शासन के इन दोनों अंगों के कार्य में उसने हस्तक्षेप किया है न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से। परंतु यहाँ ये जो नोट करने वाली बात यह है कि ये जो आलोचना है ये सैद्धांतिक आलोचना है, जिसे आज व्यवहार में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो अन्य भी कई आधार रहे हैं, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन है प्रजातांत्रिक है। अमेरिका की जो कांग्रेस है यानी व्यवस्थापिका यानी संसद एक जनप्रतिनिधि संस्था है और उसे लोकमत का दर्पण कहा जा सकता है। उसके कानूनों के पीछे जनता की शक्ति होती है, जनमत की शक्ति होती है। जब सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित करता है तो उसके इस कार्य को जनमत व लोकतंत्र के विरुद्ध कहा जा सकता है। न्यायाधीश स्टोन का एक कथन बहुत ही उचित है कि कानून की पुस्तक से अविवेकपूर्ण कानूनों को हटाना न्यायालयों का काम नहीं है, अपितु वह यह वोट तथा प्रजातांत्रिक सरकार की प्रक्रिया का काम है। इस संबंध में उन कानूनों का उदाहरण दिया जा सकता है जिन्हें कांग्रेस व राष्ट्रपति ने बनाया और जनमत ने पसंद किया, किंतु उन्हें न्यायालय ने रद्द किया। जैसे आर्थिक मंदी के संकट को हल करने के लिए बनाए गए अनेक कानूनों को न्यायालय ने रद्द कर दिया था, जिसके कारण उसके आचरण को अप्रजातांत्रिक बताया गया। इससे जनता में न्यायालय के सम्मान को भी ठेस लगी। इसके अलावा न्यायाधीशों के निर्णय पूर्वाग्रहों से प्रभावित, यह भी एक आलोचना की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अपने सामाजिक व आर्थिक विचार होते हैं। जब वे किसी कानून की संवैधानिकता पर विचार करते हैं तो उसका निर्णय उनके ऐसे पूर्वाग्रहों से प्रभावित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से कुलीन वर्ग से आते हैं, अतः उनके विचार सामान्य जनता की प्रगति में बाधक होते हैं। वे कानून की उचित प्रक्रिया, संविदा, व्यापार का विनियम आदि शब्दों की व्याख्या अनुदारवादी ढंग से करते हैं। टोकविले का एक कथन है, यदि कोई मुझसे प्रश्न करे कि अमेरिकन कुलीन तंत्र कहाँ निवास करता है तो मैं बिना हिचकिचाहट के कह सकता हूँ कि यह न्यायालयों में निवास करता है। न्यायालयों के अनुदारवादी पूर्वाग्रहों ने अमेरिका में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में एक प्रकार से बाधा डाली है। इसके अलावा और भी कई आलोचनाएं, जैसे कांग्रेस पर विपरीत प्रभाव, ये भी एक आलोचना का विषय है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति द्वारा व्यवस्थापिका के तीसरे सदन की स्थिति प्राप्त कर ली। वह व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित करके विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करता है, जो अनुचित है। इससे कांग्रेस में आत्मविश्वास घटता है और अनुत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है। कांग्रेस कुछ कानूनों को पारित करने में झिझकती है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि न्यायपालिका उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। कभी कभी वह कुछ कानूनों को इस लापरवाही के साथ बना देती है कि उसमें जो कमियां होंगी उन्हें न्यायपालिका समाप्त कर देगी। कांग्रेस के ऊपर न्यायपालिका के नियंत्रण की निंदा करते ब्रोगन ने तो यहाँ तक कहा है, कथन है, ध्यान से सुने, सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस को स्थायी रूप से संरक्षित अवस्था में रखा है। वह यानी कांग्रेस स्वाभाविक तौर पर बच्चों के समान आचरण करती है। इसके अलावा एक आलोचना ये भी है कि कानूनी जटिलताओं का उत्पन्न होना,
कानून बनने के साथ ही लागू कर दिया जाता है, किंतु प्रायः कुछ समय बाद उसकी वैधानिकता को चुनौती दी जाती है और न्यायालय उस पर विस्तार विचार करने के लिए बाद अपनी राय देता है। प्रायः कानून बनकर लागू होने व उसके अवैध घोषित किए जाने की तिथि के बीच कई बार लंबा समय होता है। अतः जब भी कोई कानून अवैध घोषित किया जाता है तो जनता व प्रशासन को अनेक तरह की कानूनी असुविधाएं होती हैं, क्योंकि उससे पहले वो लागू हो चुका होता है। इस प्रक्रिया में भी दोष बताया गया। आलोचक कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया में अनेक गंभीर दोष हैं, जिसके कारण ये कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय से इस शक्ति को वापस लिया जाना चाहिए। प्रक्रिया संबंधी दोष क्या हैं? जैसे सर्वोच्च न्यायालय साधारण बहुमत से निर्णय लेता है। अनेक बार उसने 4 के विरुद्ध 5 के बहुमत से कानूनों का अवैध घोषित किया है। आलोचक कहते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित निर्णय विशिष्ट बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि सामान्य बहुमत। न्यायाधीश प्रस्तुत किए गए तर्कों के आधार पर अपना निर्णय देते हैं। यह संभव है कि सरकारी वकील अपनी अयोग्यता के कारण किसी कानून के पक्ष में उचित व प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे और कानून अवैध घोषित हो जाए। इस व्यवहारिक दोष के आधार पर आलोचकों का मत है कि सर्वोच्च न्यायालय से पुनरावलोकन की शक्ति वापस ले लेनी चाहिए। और इसके अलावा न्यायाधीश कानूनों पर वैधानिक दृष्टि से ही विचार नहीं करते हैं, अपितु वे नैतिक व विवेक की दृष्टि से विचार करने लगते हैं। उनके विचार की ये प्रक्रिया उचित नहीं है, गलत है। केवल वैधानिक दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय समय में अपने विचारों को बदलता रहता है। अनेक बार उसने पुराने निर्णयों को बदल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है उसमें वास्तव में गंभीर दोष हैं। हालांकि ये नहीं है कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है वो अच्छी नहीं है, उसका समर्थन भी हुआ है। जिस प्रकार से कई आधारों पर न्यायिक पुनरावलोकन की जो आलोचना हुई है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की आलोचना हुई है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया की आलोचना हुई है, वैसे ही न्यायिक पुनरावलोकन के कई आधारों पर समर्थन भी हुआ है। अगले भाग में हम उस पर